डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। भारी बारिश से अपनी फसलों को बचाने के लिए कृषि विभाग ने जारी की गाइडलाइंस। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश से किसानों की फसलों को पहुंच रहा है भारी नुकसान। कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की रफ्तार होगी तेज। केंद्र सरकार ने इसी के मद्देनजर 1 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की। 15 राज्यों में इस फंड का 80,000 करोड़ रुपए निवेश होने पर 15 लाख से अधिक रोजगार होंगे सृजित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का 4.5 साल का पेश किया लेखा जोखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की खरीद हुई रिकॉर्ड स्तर पर, साथ ही सिंचाई का रकबा बढ़ाने को लेकर किए गए प्रयास और गन्ना किसानों के भुगतान का भी किया सबसे अधिक भुगतान। और देश भर में अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की धूम। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन पर पूरे देश में अनंत चतुर्दशी मनाई जा रही। गणेश विसर्जन के लिए खास इंतजाम। तो चलिए खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4.5 साल का लेखा जोखा पेश किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने रिकॉर्ड स्तर पर धान की खरीदी की है, करके किसानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। प्रोक्यूरमेंट 2016-17 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में धान का क्रय केवल 6 लाख मीट्रिक टन होता है। यह भी आड़तियों के माध्यम से, किसानों से सीधे नहीं। इसका मतलब किसान को एमएसपी का सीधा लाभ नहीं मिला। अगर कोरोना कालखंड में 2020 में धान का क्रय का मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करूं, 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से हमारी सरकार में हुआ। गेहूं का क्रय किसानों से 2016-17 के आंकड़े अगर आप देखेंगे और 2020-21-22 का आप देखें। और गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जहां लगभग सभी तरह के व्यापार बंद हो चुके थे, पर चीनी मिलें चालू रही और लोगों को आर्थिक रूप से मजबूती देती रही। हमारी सरकार ने पिछली सरकारों की तरह चीनी मिलों को बेचने का काम नहीं किया, बल्कि उनको संरक्षण देकर आगे बढ़ाने का काम किया। प्रोक्यूरमेंट हम लोगों ने प्रारंभ किया। याद करिए 2007 से लेकर 2017 के बीच प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है और 2017 से अब तक 4.5 वर्ष के अंदर 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। 2007 से लेकर 2017 के बीच तमाम चीनी मिलें बेची गई, औने पौने दाम में बेची गई, बंद की गई। किसान के पेट पर लात मारने का कार्य पिछली सरकारों ने किया। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। हमारी सरकार ने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया, नई चीनी मिलें लगवाने का कार्य किया, गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान हो इसके लिए कार्य किया। और हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोरोना कालखंड में जब देश के तमाम राज्यों की आधी चीनी मिलें बंद हो गई थीं, कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भी सभी चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया गया।
और सिंचाई की समस्या को दूर करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कई सिंचाई परियोजनाओं पर काम किया गया ताकि सिंचाई की कमी को दूर किया जा सके। पहले की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में सिंचाई का रकबा काफी बढ़ चुका है। खरीदारी का किसानों के लिए जो योजनाएं की गई, किसानों का कर्ज माफी से हमने किसान कल्याण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को, लंबित उन सभी योजनाओं को, चाहे वह बाण सागर की परियोजना रही हो या कोई भी अन्य परियोजना, एक एक करके उन योजनाओं को, लगभग 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाएं तो केवल बुंदेलखंड में हमने पूरी की। हम इस वर्ष के अंत तक सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को, अर्जुन सहायक परियोजना को, मध्य गंगा नहर परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में था, वर्षों से लंबित इन योजनाओं के कारण किसान उसका भरपूर लाभ नहीं ले पाता था, लेकिन आज उसका लाभ मिल रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 4.5 साल के लेखा जोखा पेश करते हुए ये भी साफ किया कि उनकी सरकार ने पारदर्शिता को लेकर हमेशा प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। किसानों, श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से उनका भुगतान किया जा रहा है। डीबीटी के माध्यम से पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदेश के नौजवानों के पास, प्रदेश के गरीबों के पास, प्रदेश के महिलाओं के पास, प्रदेश के किसानों के पास देने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। और उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि जो कि भारी बारिश हो रही है, भारी बारिश के समय किसान अपनी फसलों को कैसे सुरक्षित रखें। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद किसानों की फसलें हुई बर्बाद। इसको लेकर जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो कृषि विभाग है, उसने एक एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश के सभी नदियां उफान पर हैं। इसके चलते किसानों की जो फसलें हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसीलिए एडवाइजरी जारी की गई कि किसानों की जो फसल है वो सुरक्षित रह सके। इसीलिए कृषि विभाग ने एक गाइडलाइंस, एक एडवाइजरी जारी करके किसानों को सचेत रहने के लिए कहा है और कहा है कि अपने खेत की पानी का जो निकासी है वो उसका ध्यान रखें। मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द और सब्जियों के खेतों के मेड़ों को बीच से काट दे ताकि पानी खेतों में न रुके, खेतों के बाहर पानी पहुंच जाए, जिससे फसलों के बीच से होते हुए पानी खेतों से बाहर आ जाएगा और फसलों को भारी नुकसान से बचाया जा सकेगा। इस समय उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित है, जहां बारिश हो रही है। बारिश ने सब्जियों, तिलहन, तिल, उड़द, अरहर और मक्का की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। और भी मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 7 दिनों तक और बारिश होने की संभावना भी व्यक्त की गई है। पत्ता गोभी, नेनुआ, टमाटर, पालक और धनिया जैसी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही। विभाग ने अपने एडवाइजरी में जानवरों के लिए भी कई निर्देश जारी किए हैं, यानी कि जो पशुपालक हैं उनको भी दिशा निर्देश जारी किए गए और कहा गया है कि जो पशुपालक हैं, कृषि विभाग ने पशुपालकों को बारिश के दौरान जानवरों को सूखी जगह पर रखने का निर्देश दिया है ताकि वो सुरक्षित रह सके। और इसके साथ साथ जो कृषि विभाग ने यह भी कहा है कि बरसात के मौसम में अक्सर पेड़ों पर बिजली गिरने की घटनाएं सामने आती, इसीलिए जो पशुपालक हैं पशुओं को किसी बड़े पेड़ के नीचे न बांधे। इसलिए विभाग की तरफ से पशुपालकों से अपने पशुओं को किसी बड़े पेड़ के नीचे बांधने से मना किया गया है। और कृषि के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की रफ्तार तेज होगी। इससे पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। केंद्र सरकार ने इसी के मद्देनजर 1 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की है, जिससे घरेलू एवं वैश्विक मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। एक अनुमान के मुताबिक 15 राज्यों में इस फंड का 80,000 करोड़ रुपए निवेश होने पर 15 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों को आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेने की अपील की है। देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की योजना के पीछे कृषि क्षेत्र को और मजबूत बनाने के साथ विकास को गति प्रदान करना है। केंद्रीय कृषि व वाणिज्य मंत्री के साथ विचार विमर्श के दौरान सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसका फायदा उठाने के लिए उत्सुकता दिखाई है। इंफ्रा फंड का उपयोग करने के लिए निर्धारित लोगों की संख्या बढ़ा दी गई है। अब इसमें किसान उत्पादक संगठन, प्राथमिक सहकारी संस्थाएं, कृषि क्षेत्र के उद्यमी, स्टार्टअप, स्वयं सहायता समूह, मंडियां, राज्य व केंद्रीय एजेंसियां और फेडरेशन हिस्सा ले सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए कई तरह की रियायतों के साथ प्रोत्साहन की भी बात कही गई है। कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने की राह की प्रत्येक कमजोर कड़ी को मजबूत बनाने की जरूरत के मद्देनजर एग्री इंफ्रा फंड का गठन किया गया है। स्मार्ट कृषि, उन्नत बीज, सीड प्रोसेसिंग, टिश्यू कल्चर व नर्सरी और सप्लाई चेन के साथ पोस्ट हार्वेस्ट यानी फसल कटने के बाद हुई
प्रक्रियाओं में पैक हाउसिंग, क्लीनिंग, ड्राइंग, सर्टिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ई मार्केटिंग सुविधाएं विकसित करने पर भी लगातार बल दिया जा रहा है। और अब बात करते हैं मौसम की और देखते हैं कि किसान अपनी इस मौसम में अपनी फसलों का कैसे रखें ध्यान। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का मौसम को ध्यान में रखते हुए मध्य महाराष्ट्र के किसान पक चुके बाजरा और मूंगफली की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान मूंग और उड़द की कटाई कर फसलों को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। मध्य महाराष्ट्र में धान के खेतों में 10 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। यहाँ के किसान बैंगन की फसल की लगातार निगरानी करते रहें। अभी के मौसम में बैंगन की फसल में शूट बोरर जैसी गंभीर कीट लगने की आशंका है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। वहीं पश्चिमी विदर्भ के किसान साफ मौसम देखकर उड़द की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान जल्दी पकने वाली सोयाबीन की किस्मों की कटाई भी शुरू कर सकते हैं। वहीं कोंकण में धान के खेतों में 5 से 10 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। यहाँ के किसान धान और सब्जियों के खेतों से फालतू पानी को बाहर निकाल लें। साथ ही रबी सब्जियों की बुआई के लिए यहाँ के किसान खेत तैयार कर लें। वहीं उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में उड़द की कटाई जारी रखें। साथ ही दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में सूरजमुखी और ज्वार की बुआई कर लें। इसके अलावा यहाँ के किसान रागी की बुआई भी पूरी कर लें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल मध्य प्रदेश जबलपुर में उज्ज्वला योजना 2.0 के लाभार्थियों को एलपीजी के कनेक्शन दिए। इसके अलावा उन्होंने गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को इतिहास में समुचित सम्मान नहीं दिया, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज़ादी के गुमनाम शहीदों के सम्मान कर उन्हें इतिहास में उचित स्थान दिला रही है। मध्य प्रदेश के गोंडवाना साम्राज्य के राज परिवार के राजा शंकर शाह और उनके पुत्र कुंवर रघुनाथ शाह आजादी के ऐसे नायक थे जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके। मुकदमे के दौरान उन्होंने अदालत में माफी मांगने से इनकार कर बलिदान को चुना था और इस तरह उन्हें उस वक्त के रजवाड़ों में से प्रथम बलिदानी होने का गौरव मिला।
1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अमर शहीदों को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उनके बलिदान दिवस पर जबलपुर पहुंचकर पुष्पांजलि दी। जनजातीय गौरव समारोह कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार देश में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर उन शहीदों का गौरव कर रही है जिन्हें इतिहास में भुला दिया गया। देश भर में कई तहसीलों में, कई जिलों में, कई प्रदेशों में ऐसे अनेक वीर बलिदानी हैं जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, उचित सम्मान नहीं मिला। क्या काल उसको भुला सकता है? क्या उनके बलिदान को हम भुला देंगे? क्या कोई भी देश की नई पीढ़ी ये चाहेगी जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया उनको हम भूल जाए? हम कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस ने जनजाति के कल्याण को हमेशा नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए 5 साल के अंदर 51,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की मौजूदा राज्य सरकार ने भी आदिवासी कल्याण के लिए कई फैसले किए हैं। जबलपुर में ही आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री ने उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को LPG के कनेक्शन भी सौंपे। कार्यक्रम में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने विश्वास दिलाया कि केंद्र सरकार देश के समग्र विकास के तहत सामाजिक कल्याण को भी इसी तरह से अहमियत देती रहेगी, क्योंकि ये सरकार गरीबों, पिछड़ों और वंचितों की है। कांग्रेस ने आजादी के 70 साल तक गरीबों को काम करने का वादा किया, गरीबी उन्मूलन का वादा किया, मगर गरीबी वहीं की वहीं रही। योजना के नाम पर दिखावे के लिए कुछ धन मिल जाए, कभी कभार मिल जाए, बिचौलिए खा जाए, कुछ 50-100 लोगों को घर मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था कर सालों तक गरीबों के साथ छल करने का काम एक कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत तकरीबन 5 लाख महिलाओं को फायदा मिल रहा है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि मौजूदा केंद्र सरकार देश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वजह यही है कि साल 2014 के बाद केंद्र की मौजूदा सरकार एक के बाद एक फैसले कर लोगों के जीवन को आसान बना रही है। जबलपुर से अजीत द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और देश भर में अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की धूम है। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन पर पूरे देश में अनंत चतुर्दशी मनाई जा रही है। देश के विभिन्न भागों में आज गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के साथ ही 10 दिवसीय गणेश चतुर्थी पर्व का समापन हो रहा है। गणेश विसर्जन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मुंबई में 10 दिन के गणेश उत्सव के बाद आज प्रतिमाओं के विसर्जन को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में क्या है अनाज का भाव। देश भर के अलग अलग राज्यों के किसानों से रबी विपणन सीजन 2021 और 22 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात सहित अन्य राज्यों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीद 433 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच चुकी है, जो बीते साल से 10% अधिक है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान गेहूं की खरीद महज 389.93 लाख मीट्रिक टन की हुई थी। गेहूं की खरीद से किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। वहीं गेहूं की पैदावार में इस साल बम्पर इजाफा होने का अनुमान जताया गया है। घरेलू स्तर पर साल 2020 और 21 में गेहूं की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के भाव पर नजर आ सकता है।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020 और 21 के दौरान देश में गेहूं की कुल रिकॉर्ड पैदावार 109.52 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। ये 100.42 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 9.10 मिलियन टन अधिक है। गेहूं के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले गेहूं के निर्यात में लगातार इजाफा हो रहा है। इस साल देश से होने वाले गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले कई गुना बढ़ा है। साल 2021 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से गेहूं का निर्यात 13,09,000 टन बढ़कर 14,80,000 टन के पार पहुंच चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,70,351 टन का ही हुआ था। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 17 सितंबर को गेहूं का भाव रहा 1,985 रुपए क्विंटल, जो कि 18 सितंबर को 25 रुपए गिरकर 1,960 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही हलवद मंडी में 18 सितंबर को गेहूं के सौदे 25 रुपए टूटकर 2,025 रुपए क्विंटल पर हुए, जबकि 17 सितंबर को यहां इसका भाव था 2,050 रुपए क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में गेहूं का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहां दोनों दिन यानी 17 और 18 सितंबर को इसका भाव 1,875 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह राजस्थान की बेगू मंडी में स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां 17 सितंबर को इसका भाव 1,975 रुपए क्विंटल था, जो कि 18 सितंबर को भी 1,975 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहा। हालांकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गेहूं का भाव 5 रुपए गिरकर 1,885 रुपए क्विंटल से 1,880 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। इस साल देश में सरसों की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। अधिक उपज होने की स्थिति में भाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। सरसों की उपज की बात करें तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में सरसों की पैदावार 10.11 मिलियन टन से ज्यादा होने का अनुमान है। देश में कभी भी इतनी सरसों की पैदावार नहीं हुई है। वहीं बात तिलहनी फसलों की खेती की करें तो चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की बुआई चल रही है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 3 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 3 सितंबर तक के लिए खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,90,94,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की खेती कर ली है, जबकि बीते साल इसी अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,94,14,000 हेक्टेयर रहा था। एग्मार्क नेट के अनुसार शनिवार को सरसों के भाव की बात करें तो गुजरात की जसदण मंडी में 17 सितंबर को सरसों का भाव रहा 7,500 रुपए क्विंटल, जो 18 सितंबर को 500 रुपए की छलांग लगाकर 8,000 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही धरौल मंडी में शनिवार को सरसों के सौदे 7,280 रुपए क्विंटल पर हुए। महाराष्ट्र की अहमदनगर मंडी में सरसों का भाव रहा 5,800 रुपए क्विंटल, जबकि राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में 17 सितंबर को सरसों का भाव रहा 8,000 रुपए क्विंटल। 18 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 8,000 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में 50 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 17 सितंबर को सरसों का भाव रहा 6,550 रुपए क्विंटल, जो 18 सितंबर को 6,500 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचा। यहीं की अलीगढ़ मंडी में 17 सितंबर को सरसों का भाव रहा 6,950 रुपए क्विंटल, जो कि 18 सितंबर को 50 रुपए की तेजी के बाद 7,000 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। तो चलिए अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। भारी बारिश से अपनी फसलों को बचाने के लिए कृषि विभाग ने जारी की गाइडलाइंस। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश से किसानों की फसलों को पहुंच रहा है भारी नुकसान।
देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास की रफ्तार होगी तेज। केंद्र सरकार ने इसी के मद्देनजर 1 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की। 15 राज्यों में इस फंड का 80,000 करोड़ रुपए निवेश होने पर 15 लाख से अधिक रोजगार होंगे सृजित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का 4.5 साल का पेश किया लेखा जोखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान की खरीद हुई रिकॉर्ड स्तर पर, साथ ही सिंचाई का रकबा बढ़ाने को लेकर किए गए प्रयास और गन्ना किसानों के भुगतान को भी किया गया सबसे अधिक। देश भर में अनंत चतुर्दशी और गणेश विसर्जन की धूम। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन पर पूरे देश में अनंत चतुर्दशी मनाई जा रही। गणेश विसर्जन के लिए किए गए खास इंतजाम। तो किसान समाचार में अभी बस इतना ही। नमस्कार। वर्मा जो छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद है। जिला पंचायत से संसद तक ये सफर कैसे रहा और कैसे हुआ? ये तो बहुत लंबा सफर और बहुत उतार चढ़ाव और बहुत